Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, आज हमने NMD CAT का full length paper 3 डिस्कस करना है. Another interesting test. So let's move towards the discussion of the test. जी तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने है. टेस्ट का आगाज करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं आपके सामने मौजूद है. कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और क्वेश्चन कर रहा है the cis isomerism is shown by, you know, the cis isomer is that type of the geometrical isomerism in which identical groups are on the same side. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम देखते हैं गौर से तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेरे पास चार्ली ऑप्शन है दैट इज क्लियर सिस फॉर्म. और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. ये अल्कीन्स में होते हैं, अल्काइंस नहीं करते, या साइक्लो अल्केन्स में भी होता है. नॉर्मल अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता. जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आएगी जैसा कि साइक्लो अल्केन्स, उनमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म होगा. बहरहाल ये सिंपल स्टेटमेंट, चार्ली ऑप्शन वाज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 12 ग्राम सैंपल ऑफ द कार्बन 12 इज इनकरेक्ट. वेल अब देखेंगे स्मॉल न्यूमेरिक, स्मॉल के फार्मूले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फार्मूला को ध्यान में रखिएगा. स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. कहता है द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इज 6.02 × 10⁻23. बिल्कुल एवोगैड्रो नंबर है. 12 ग्राम कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज कंटेन 1 Na पार्टिकल. बिल्कुल ठीक है. हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है. द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज द सेम एज द नंबर ऑफ द एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ हीलियम. 1 मोल की बात है, बिल्कुल ठीक है. द नंबर ऑफ द कार्बन एटम इज द सेम एज इलेक्ट्रॉन इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन H2, मैस 2 ग्राम, गिवन मैस 1 ग्राम. आधा मैस करते हैं तो एक हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 Na इलेक्ट्रॉन्स. बिल्कुल ठीक कह रहा है. एंड डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर विच इज इनकरेक्ट. इसे मैंने सॉल्व भी किया आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 82, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर 32 इज 8 Na. एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का? 16. मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर उसका 1 मोल होता तो 32 ग्राम मैस दिया जाता है. आपने उसके मैस को हाफ किया तो नंबर ऑफ मोल्स उसके हाफ हो गए, और हाफ नंबर मोल में उसके 16 Na इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन 16 Na से 8 Na हो गए. ये मैंने सारा सॉल्व किया आप लोगों की रिवीजन के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जबकि कार्बन में तो 1 Na पार्टिकल्स की बात हो रही है. लिहाजा डेल्टा ऑप्शन जो आंसर की गई है दैट इज द रेलेवेंट आंसर. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जिसको जस्टिफाई किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 83, द करेक्ट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर इज. नोमेनक्लेचर के मुतालिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NMD CAT में पूछे जाते हैं. उसकी रिवर्जन है आपके पास. एक स्ट्रक्चर दिया गया, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग ऑल डबल बॉन्ड्स. तो हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया. बाकी वही रूल्स हैं. यू विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर द डबल बॉन्ड कम्स अर्लियर. और अगर डबल बॉन्ड की इक्वी पोजीशन हो तो फिर उस तरफ देखना है जिस तरफ सब्स्टिट्यूएंट लगा हो. सारी बातें आपको क्लियर हैं. सो अगर इसका नाम मैं देखता हूं तो ये ब्यूटाडाइईन है. 2 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है. सो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइईन इज द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल. अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. सिंपल क्वेश्चन दैट वाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 है. कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशंस फॉर स्टेबल आयोनिक बॉन्ड. यू नो आयोनिक बॉन्ड किसके दरमियान बनता है? हमारे पास केटाइन और एनाइन के दरमियान. केटाइन कौन सा? अच्छा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो. एनाइन जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई, हाई नेगेटिव वैल्यू. तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आंसर कहते हैं. हमारे पास नंबर 1 स्टेटमेंट में कहता है एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द केटाइन फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन शुड बी लो. यस एग्जैक्टली, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उतनी जल्दी केटाइन बनेगा. जितनी जल्दी केटाइन बनेगा उतनी जल्दी आयनिक बॉन्ड बन जाएगा. सो नंबर 1 स्टेटमेंट तो ठीक है. नंबर 2 स्टेटमेंट में वो बोलता है कि लेटेस्ट एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज, लेटेस्ट एनर्जी है, शुड बी लो. वेल दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. दैट मस्ट बी हाई, नॉट लो. नंबर 2 स्टेटमेंट भी पढ़ ली, मैंने बता दिया कि इनकरेक्ट लग रही है. नंबर 3 में एंथैल्पी चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एनाइन फॉर्मिंग एलिमेंट शुड बी मोर नेगेटिव. यस, ये ठीक है. क्वेश्चन क्या करता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नंबर 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नंबर 2 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जिसको मैंने करेक्ट करके आपको बता भी दिया है. सो व्हाइल आंसरिंग दीस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन द एमडी कैट बी वेरी मच एक्टिव एंड विजिलेंट. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 85 पे.
द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कार्बन एटम्स ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप क्या कहते हैं जी? मेटामेरिज्म. पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द मेटामेरिज्म. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द मेटामेरिज्म. बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. उसने हमसे जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स है उसकी कैटेगरी मेटामेरिज्म को डिफाइन करके पूछा है. सो इट्स वेरी सिंपल. बाकी चेन आइसोमेरिज्म आप जानते हैं, अनइक्वल जो है चेन लेंथ होती है डिफरेंट आइसोमर्स में. पोजीशन आइसोमेरिज्म, डू यू बेटर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. एंड द टॉटोमेरिज्म जिसको हम कैरियोट्रोपिज्म भी कहते हैं. टॉटोमेरिज्म को हम डायनामिक आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. टॉटोमेरिज्म को हम कीटोइनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, हमारे पास जो इंटरनल शिफ्टिंग ऑफ द प्रोटॉन है वो होती है. सो मेरे पास जो आंसर है दैट इज बीटा ऑप्शन. वेरी सिंपल. मेटामेरिज्म, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अल्काइल चेन. क्वेश्चन नंबर 86 है, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर इन 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस N2, 1 मोल होगा इसका तो उसमें कितने एटम होंगे? 2. अब 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 3 into 2 into 6.02 10 power 23. वेरी सिंपल आंसर. सो इन ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, सो गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन कुड बी अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. आपने सिंपल नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने थे ना नाइट्रोजन के, तो आपने एक मॉलिक्यूल में 2Na है तो 3 मॉलिक्यूल में 6Na हो जाएंगे. सो वो उसने अलहदा से एक्सप्लेन भी कर दिया. क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर अल्फा है. क्वेश्चन नंबर 87, स्टेटमेंट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज. आप जानते हैं कि अल्कीन्स और अल्काइंस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है जी. अब अल्केन, अल्कीन और अल्काइन दिए गए ऑप्शंस में वेरी मच फेमिलियर एंड द पॉपुलर ट्रेंड ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं. अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव देन अल्काइंस देन अल्केन्स. यू नो व्हाई? अल्काइंस में बेशक अनसैचुरेशन ज्यादा है लेकिन उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एक्सपोज नहीं है. दैट्स व्हाई उनकी रिएक्टिविटी कंपैरेटिव टू द अल्कीन लेसर होती है. सो अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव देन अल्काइंस एंड देन अल्केन्स. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 88 कहता है 0.1 मोल ऑफ द कैल्शियम बर्न्स विद एक्सेस ऑक्सीजन, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. बड़ा आसान सा क्वेश्चन में से सॉल्व किया द व्हाइट बोर्ड. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसने मुझसे रिलेशनशिप पूछा है कैल्शियम का और कैल्शियम ऑक्साइड का. सो मैंने इनकी मोल रेशो लिखी. तो 2 मोल्स कैल्शियम के हो तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2 मोल्स कैल्शियम ऑक्साइड के बनते हैं. सो 2 सेम रेशो. अगर 0.1 मोल दिया गया है तो 0.1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का बनेगा. व्हेन यू आर अवेयर अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स देन बाय अप्लाइंग द फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स मास गिवन मास ओवर द मोलर मास. अब आपको गिवन मास फाइंड आउट करना है. नंबर ऑफ मोल्स आपको पता लग गए हैं और इसके बाद आप इसके मोलेकुलर फार्मूला को लेके आएंगे सामने. तो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल सिंपली गेट द आंसर 5.6 जो कि ऑप्शन मेरे सामने है बीटा ऑप्शन. वेल माय डियर स्टूडेंट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन और विद इन सेकंड सॉल्व होने वाला है. इट्स अ प्रैक्टिस फॉर यू इन एमडी कैट. इसको ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 89 है बेंजीन डज नॉट अंडरगो. बेंजीन डज नॉट अंडरगो पॉपुलर क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. कौन सी? बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है. बेंजीन में एडिशन भी होती है, बेटर अंडरस्टैंड. हमारे पास ड्रास्टिक कंडीशन में एडिशन होती है. ऑक्सीडेशन भी करता है बेंजीन वैनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ. आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड एसिड बनता है. बेंजीन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करता. पॉपुलर क्वेश्चन. बेंजीन पॉलीमराइजेशन नहीं करता. बेंजीन एलिमिनेशन नहीं करता. तो ये 2 पॉइंट्स रेलेवेंट है, क्लियर होने चाहिए. डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर. Question number 90. The bond length and the bond angles in the molecules of the methane, ammonia and water may be represented as follows. Okay. उसने मेरे पास हाइड्रोकार्बन मीथेन की बात की 19.5. अब देखते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, रिपल्शन बढ़ती जा रही है, बॉन्ड एंगल स्क्वीज करता जा रहा है. तो इस पिक्चर से ये बात तो मुझे पता है वेस्ट थ्योरी से एसोसिएटेड. अब वो कहता है व्हाट कॉज दिस ट्रेंड इन द बॉन्ड एंगल्स शोन. कौन सा ट्रेंड फॉलो किया गया है? ये जो बॉन्ड एंगल का ट्रेंड शो किया गया 109.5 से 107 देन 104 डिक्रीज क्यों हुआ वो जस्टिफाई करेंगे हम. नंबर 1 स्टेटमेंट है इंक्रीजिंग रिपल्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एज द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस. अच्छा देखते हैं. नंबर 2 में कहता है द नंबर ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द मॉलिक्यूल्स. यस दिस इज द रेलेवेंट स्टेटमेंट.
अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैविंग अ ग्रेटर रिपल्शन फोर्स देन अ बॉन्डिंग पेयर। ये दो स्टेटमेंट्स ठीक है, नंबर 1 स्टेटमेंट बेसलेस है, ये कोई रीजन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सो नंबर 2 एंड नंबर 3 स्टेटमेंट जो है that is my answer. Charlie option is my answer. My dear students, these are the key words written in the book regarding the structure according to the Vesper theory, जिसमें हमारे पास लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की डिस्क्रिप्शन है, इनकी आपस में रिपल्शन मिनिमम रिपल्शन पे एडजस्ट होने का ट्रेंड है, लॉन पेयर देन लॉन पेयर देन बॉन्ड पेयर देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, और उसके नतीजे में आने वाला जो रिजल्ट है, जो बॉन्ड एंगल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। सो आंसर इज द चार्ली, जो कि उस ट्रेंड को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, when benzene react with acetyl chloride, benzene, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात हो रही है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, लीविस एसिड की प्रेजेंस में फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन की बात हो रही है। In the presence of AlCl3, हाँ, acetophenone is found, we know the electrophile in this reaction will be, क्लोरीन चला जाता है तो C पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज अल्फा ऑप्शन। वेरी सिंपल एंड क्लियर, हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रीजन बनता है बाय द फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। स्ट्रक्चर पूछा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, Which of the following element has smaller first ionization energy? मैं एलिमेंट्स देखता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये सारे के सारे एक ही पीरियड में पाए जाते हैं। अब मुझे एक जनरल ट्रेंड का पता है आयनाइजेशन एनर्जी का, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है जी, बट ग्रुप 2A 3A ग्रुप 5A और 6A यहाँ पे डिस्प्यूट आता है, यहाँ पे एनोमली आती है ड्यू टू द ऑर्बिटल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट्स को देखता हूँ तो मेरे पास चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है, ऑक्सीजन। कभी ग्रुप 7A की फ्लोरीन उसकी तो ज्यादा है 6A, बहरहाल 5A और 6A में कंपटीशन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये डिसीव कर सकता है। हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है, बट ग्रुप 6A की आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो 5A के मेंबर से कम होती है। क्यों? क्योंकि 5A में जो पी सबशेल है हाफ फिल्ड है, मोर स्टेबल है, मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इट, जबकि 6A में हमारे पास इरेगुलरली फील्ड आ जाते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इन गिवन ऑप्शंस में सबसे कम जो आयनाइजेशन एनर्जी दी गई है दैट इज ऑफ ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 नेक्स्ट हमारे पास है, वो स्टेटमेंट कहता है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द मोनोनाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल में इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 93 में आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जब अटैक हुआ तो हमारे पास ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो ये जो अंडर अटैक कार्बन है 1 2 3 4 ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सिर्फ इसके अंदर, ठीक है, और ये कायरल नहीं है क्योंकि कायरल कार्बन कौन सा कार्बन होता है जिसके 4 बॉन्ड मुख्तलिफ एटम्स के साथ अटैच हो ना, तो यहाँ पे तो ये 2 इनके साथ अटैच हैं। सो ये तमाम प्रॉपर्टीज को अपने ज़हन में रखिएगा, स्ट्रक्चर अपने ज़हन में रखिएगा। ये प्लेनर नहीं होता, क्यों? सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। तो बॉन्ड एंगल एंड फिलॉसफीज एवरीथिंग इज क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। अब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ जो उसने पूछी हैं क्वेश्चन नंबर 93 में। क्वेश्चन कहता है कि विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जानते हैं, कहते हैं इट इज प्लेनर। प्लेनर नहीं है, मैंने अभी बताया आपको क्यों नहीं है, क्योंकि एक कार्बन उसमें टेट्राहेड्रल रेंज है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर तो ना हुआ। इट कंटेन्स कायरल सेंटर, नहीं, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं होता। कायरलिटी मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि वो कार्बन जो मुख्तलिफ बॉन्ड्स के साथ 4 एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बना रहा हो वो कायरल होता है। स्टेरिक से नहीं, ऐसा ये भी गलत है। इट कैन एग्जिस्ट इन ईदर सिस और ट्रांसफॉर्म, नो, यू नो व्हाई, अभी बोला कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सिस ट्रांसफॉर्म तो तब होगी जब इसकी रोटेशन का मैटर रहेगा, तो नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। इट कंटेन्स ओनली 1 टेट्राहेड्रली बॉन्डेड कार्बन एटम, जिसकी वजह से सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिसके ऊपर मैंने मार्क किया था। तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है 0.36 moles of each aluminium and oxygen are treated with each other to form aluminum oxide, ठीक है। the number of the moles of Al2O3 produced, once again हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इस डाटा को पुट इन करना है और उसको रिलेट करना है। मैंने इसे सॉल्व किया आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड।
अब देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 94, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी जैसे कि आपसे थोड़ी देर पहले भी एक एग्जांपल आई थी। अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे पास 4, 3 एंड 2 रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो है। अब मुझसे पूछता है कि वो जो लीस्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो क्या हो सकता है। उसने कुछ अमाउंट दी है, मैस दे दे, मोल्स दे दे, कुछ भी दे दे, हम वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। वॉच दिस, मैंने रेशियो डेवलप की एल्युमिनियम की उसकी प्रोडक्ट के साथ और ऑक्सीजन की उसकी प्रोडक्ट के साथ। एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, और ये इनकी मोलर रेशियोज लिखी हैं। उसके लिए मैंने इनका डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए हैं। मुझे पता ये चला कि एल्युमिनियम के 4 मोल्स हों तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल्स बनेंगे, डेफिनेटली 0.18। ओके, अगर ऑक्सीजन के रिलेशन डेवलप करता हूं तो मेरे पास सामने आता है कि अगर ऑक्सीजन के 3 मोल्स हों तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल बनेंगे, दैट इज 0.24। अब मुझे बताएं कि किसमें ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है और किसमें कम। तो हमारे पास जो कम प्रोडक्ट बन रही है डेफिनेटली एल्युमिनियम के साथ बन रही है, तो मेरे पास वही लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, उतनी ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। अगर एल्युमिनियम की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो फिर आप ज्यादा प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम में मैक्सिमम प्रोडक्ट वही है जो 0.18 है, जो कि सॉल्व की है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, which is incorrect statement about the carbon bond length in alkanes, alkenes, alkynes and benzene। जो बैठो अल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड 1.54 एमस्ट्रेंग या 154 पिकोमीटर होता है। कार्बन डबल बॉन्ड में अल्कीन्स में 1.34 एमस्ट्रेंग होता है। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में 1.20 एमस्ट्रेंग होता है और बेंजीन में 1.397 होता है। तो देख लेते हैं, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। वो गलत बता रहा है, 1.24 कह रहा है, आंसर 1.34 होता है। सो गॉट इट, ये मेरा आंसर था। सिंपल सा क्वेश्चन था, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, उसने हमें, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ट्रेंड को ध्यान रखिएगा, वो जो शी से बिलो होते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बिलो मेटल होते हैं, अगर उनको एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम उनका सोल्यूशन यूज करते हैं। अगर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो फ्रॉम देयर ओर्स, जाके हम डेपोजिशन चाहते हैं ना, केटाइंस पे जाके, एनाइंस पे जाके, केनोड पे जाके, उसको केटान पे जाके कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, तो हमें पता होता है कि अगर वो तमाम मेटल्स जो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव होती हैं, हम उनका मोल्टन, उनका पिघला हुआ जो ओर है उसको यूज़ करते हैं, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। अब उसने हमें कुछ मेटल्स दिए, हम देख लेते हैं। NaCl है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है, एनोड पे क्लोरीन है। ठीक है, ये हम एक्वा सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, डायाफ्राम सेल, कास्टिक सोडा की बात हो रही है। मैं रिवर्स में वही लाइन दोबारा बोल दूंगा कि जिस तरह अगर आपने सोल्यूशन यूज कर लिया वो तमाम एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं, तो आपके पास प्योर मेटल उनकी आएगी। और अगर सोल्यूशन यूज कर लिया उनका कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अबव है, तो ऑफ कोर्स उनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है हाइड्रोजन से कम है, उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो फिर उनके हाइड्रोक्साइड्स बनेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी रेलेवेंट कैथोड पे। अल्फा तो ठीक है। हमने नॉट मैच को देखना है, कॉपर क्लोराइड एक्वस है, रॉन्ग, दिस इज माय आंसर। H2 की जगह कॉपर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे है, तो ये डिपॉजिट कॉपर मेटल करेगी केटाइन के ऊपर। सो ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं जो कि क्लियर है, जिनको मैं बार बार बोल चुका हूं। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 है। बेंजीन शो द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, उन्होंने काफी रिएक्शंस शो की हैं, इनको थॉरोली देखा करें, गौर से देखा करें। NMD कैट है, ठीक है। सल्फोनेशन भी बिल्कुल ठीक है। अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट, एसाइलेशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट द मैकेनिज्म शो इन द अबव रिएक्शन इज electrophilic substitution reaction mechanism. These all are the substitution reactions and benzene show electrophilic substitution reaction in the presence of a strong electrophile. Clear है, ये याद रखना है। Very simple, alpha option। Next question पे चलते हैं, question number 98. In hydrogen atom, the radius of the fourth orbit is greater than that of the first orbit by, फार्मूला बड़ा पॉपुलर फार्मूला जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है, इसको हम देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि इसको हमने कैसे आंसर करना है। सो आप माय डियर स्टूडेंट्स देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 98, मैंने फार्मूला रेडियस कैलकुलेट करने का जो कि हमने बोर्स कैलकुलेशन से गेन किया था, जो कि NMD कैट में क्लियरली मौजूद है।
उसको ये 0.529 n स्क्वायर एमस्ट्रैंग आता है। तो मेरे पास उसने फर्स्ट का कहा, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू होगी दैट विल बी 0.529, ओके। बट जब फोर्थ ऑर्बिट से करेंगे तो आई विल सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ द फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 16 टाइम ग्रेटर लेंथ होगी, इसकी आपके सामने आंसर मौजूद है। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसे सॉल्व भी किया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, देखते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिस इज। यहाँ पे आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिंग स्पीड का, ट्रेंड का भी ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ आयोडाइड्स मोस्ट एक्टिव हैं और फ्लोराइड लीस्ट एक्टिव हैं, इस ट्रेंड को भी ध्यान में रखना है। फिर आंसर करते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट थी टर्शियरी फ्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर देन द आयोडाइड। ध्यान में रखिएगा दोनों टर्शियरी हैं। अब बात फ्लोराइड और आयोडाइड पे है, तो ये कह रहा है फ्लोराइड आर मोस्ट एक्टिव। ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजिंग है, डाउटफुल स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नंबर 2 में कहता है कि आयोडाइड विल रिएक्ट फास्टर देन ब्रोमाइड। ठीक, सही कह रहे हैं SN1 में। अब वो बात साथ में ये भी ख्याल रखना है कि टर्शियरी विल अंडरगो द SN1 एंड प्राइमरी विल गो फॉर द SN2। ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्लोराइड विल रिएक्ट फास्टर देन द मिथाइल क्लोराइड। यस, अब ये प्राइमरी से, अब ये प्राइमरी और टर्शियरी का ट्रेंड है। ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है क्लोराइड से, ठीक है, सही हो गया। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। नंबर 1 स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। वो कह रहा है फ्लोराइड ज्यादा एक्टिव है, गलत कह रहा है। सो नंबर 1 स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स, बहुत खूबसूरत सवाल था, अच्छी है, इंफॉर्मेटिव, एट ए टाइम 3 चीजों का ध्यान रखा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का रिएक्टिंग ट्रेंड, इसके साथ साथ SN1 SN2 की बात का ध्यान में रखा, और फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसके कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखा, कौन लीस्ट एक्टिव है, कौन मोस्ट एक्टिव है। So that's why alpha option is my answer. Next question पे चलते हैं। 100 question 100. The oxidation state of carbon in glucose is 0. But once again for your satisfaction मैंने इसे solve किया है। See on the next board. जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ग्लूकोज C6H12O6 लिखा है आपके सामने। हमने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी। हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होता है, इसके +12 आ गया, यहाँ पे -12 आ गया, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है आपके सामने प्रेजेंटेड है, दैट इज 0। वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर था बीटा। 101 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, नोमेनक्लेचर है, नाम देने। तो वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर द हैलोजेंस कम अर्लियर। बट अगर दोनों तरफ से हैलोजन का सेम स्टेटस हो तो फिर हम देखेंगे किस तरफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। सो जब मैं नंबरिंग करता हूं तो मीथाइल वाली साइड से करूंगा, क्योंकि क्लोराइड तो दोनों पोजीशन में नंबर 3 पे है, जबकि 2 पोजीशन में मीथाइल आ रहा है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द प्रायोरिटी टू द सब्स्टिट्यूएंट। मेरे पास जो नाम आएगा वो आएगा 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। क्वेश्चन नंबर 102, which one of the following formulae of the quantum numbers help us to determine the number of electrons in subshell? Number of electron in the main shell 2n square. Number of the electron in the subshell 2 into 2l plus 1. Got it? Number of the orbitals. Number of the orbitals in the main shell simple n square. And number of the orbital in the subshell 2l plus 1. We know in one orbital there are 2 electrons. So when we have to get the number of electrons, we will just multiply n square or 2l plus 1 with the 2. So subshell की जब बात करनी है, उसके अंदर number of electrons की बात करनी है, तो 2l plus 1 multiplied by 2 आ जाएगा। So beta option is my answer. Next question पे चलते हैं। Consider the following structure of the alcohols. Okay. आईपैड नेमिंग करनी है, यू विल स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम द साइड, वो सारी ज़हन में रखिएगा। आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तरफ से मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, प्रायोरिटी OH को देंगे। यहाँ पे एक बात ज़हन में रखिएगा, लेट्स सपोज दरमियान में OH ना होता, एक तरफ हैलोजन होता है, एक तरफ OH होता, तो यू विल गिव प्रायोरिटी टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। गॉट इट? सो नाम आएगा इसका 1 2 3 4 करेंगे तो 4 पे क्लोरो आएगा और 2 और 3 डायोल आ जाएगा पेंटेन। So 4 chloropentane, हमारे पास 2 3 डायोल। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, अल्फा ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट इलेक्ट्रोड? द पॉपुलर क्वेश्चन, प्लैटिनियम इज एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, नोबल। क्लियर है? इनर्ट इलेक्ट्रोड, बारहा ये लफ्ज यूज किया गया,
ठीक है। इसी वजह से इसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर जब यूज़ कर रहे होते हैं हाइड्रोजन की ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको यूज़ किया जाता है, प्लाटिनम कोटेड मटेरियल को यूज़ किया जाता है। सो इनर्ट होता है ना, बेस्ट कंडक्टर होता है, अल्फा ऑप्शन है। 105 क्वेश्चन है, अल्कोहल गिव्स विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। व्हेन अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो OH नेगेटिव की जगह कोई दूसरा नेगेटिव आता है, एक वीकर न्यूक्लियोफाइल की जगह एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल आता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। क्लियर है? इससे रिलेटेड एक और बात याद रखिए, जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो टर्शियरी अल्कोहल विल बी मोस्ट रिएक्टिव, और अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा देन प्राइमरी विल बी मोस्ट रिएक्टिव। काफ़ी डिटेल में हमने अपने लेक्चर्स में भी इसकी बात की है। बहरहाल यहाँ पे बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, दैट आर द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स residing in the same atomic orbital of a Pauli electronic atom to have the same set of the 4 quantum numbers. Pauli exclusion principle. Not two electrons can have the same set of the quantum numbers. Pauli exclusion principle. Ultimately spin quantum number में एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात है। बाकी हुंस रूल डिजेनरेट ऑर्बिटल्स को डील करता है, यू बेटर नो। हाइनबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी वो डिसलोकेशन, लोकेशन, मोमेंटम और उसकी पोजीशन की बात करता है। और ऑफ बॉ प्रिंसिपल इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल इन करता है। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, आपको सबका पता होना चाहिए, ठीक है। सो आंसर वाज अल्फा 106 का। अब 107 की बात करते हैं, पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज मोस्ट एसिडिक? जो जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आयन सप्लाई कर देगा। बड़ा खूबसूरत सवाल है, फोकस कीजिएगा। अब इन एल्कोहल्स में कौन H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा? दूसरे लफ्जों में किसका अल्क ऑक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा? माय डियर स्टूडेंट, सबसे थोड़ी देर पहले मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी। मैंने कहा था कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर एल्कोहल्स का ब्रेक होता है तो प्राइमरी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज करती जाएगी प्राइमरी में, या नंबर ऑफ कार्बन चेन्स इंक्रीज करती जाएंगे अल्फा के साथ सेकेंडरी टर्शियरी में, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ द अल्क ऑक्साइड आयन कम होती जाएगी। वो आसानी से H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करेगा, वो अपना प्रीवियस बॉन्ड नहीं तोड़ेगा। इस वजह से टर्शियरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो तो सबसे कम होगी, और प्राइमरी अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ब्रेक हो तो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, क्योंकि वो मोर एसिडिक होते हैं। गॉट इट? बहुत इंटरेस्टिंग। 3-4 इंपॉर्टेंट मोस्ट कंसर्न जो MCQs हैं, जो बातें उन्होंने शेयर की हैं। पर अल्फा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन इज माई आंसर। मीथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इसे जीरोन भी कहते हैं, CH3OH को कार्बिनोल भी कहते हैं, और डेफिनेटली मैथनॉल भी कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर अल्फा है। द मोस्ट एसिडिक, द मोस्ट स्टेबल अल्कोऑक्साइड आयन, द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल टू। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे तब रिएक्टिविटी ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 108 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंथैल्पी? एंथैल्पी की थर्मोकेमिस्ट्री को ध्यान में रखिएगा। इनकरेक्ट तो देखना है। इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। You know what is intensive property? That does not affected by the amount of substance, does not matter you're taking bulk or in little amount. क्या ख्याल है, आपने हीट सप्लाई करनी हो, एंथैल्पी एनर्जी सप्लाई करनी हो, तो अमाउंट ऑफ मैटर करेगी? एग्जैक्टली करेगी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव नहीं है। बहरहाल एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। कहते इनकरेक्ट तो अल्फा ही नजर आ रहा है, बाकी पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द हाइड्रोजन कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, बिल्कुल ठीक है। चेंज इन एंथैल्पी कैन बी डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे कहता है कि अगर एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंड नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज हायर देन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बिल्कुल ठीक कह रहा है। सो नंबर 1 स्टेटमेंट गलत है, जिसमें इंटेंसिव की जगह ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मैंने वाजे कर दिया है। 12 ऑप्शन इज माई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, डियर स्टूडेंट्स आपके सामने, विच कंपाउंड इज द प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द। अच्छा, जिसने हमें एक एस्टर दी है, एस्टर के स्ट्रक्चर से हमें अंदाजा हो रहा है कि एसिटिक एसिड का प्रोपाइल अल्कोहल से रिएक्शन हुआ था। उसमें हमारे पास जब उसका
हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिटिक एसिड अलहदा हो जाएगा और साथ में C3H7OH अलहदा हो जाएगी. सो उसने अल्कोहल का स्ट्रक्चर दिया है तो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर. इट वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू कैन आंसर दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110. द नेचर ऑफ द पॉजिटिव रेज डिपेंड्स ऑन. पॉजिटिव रेज किनाल रेज, ठीक है, ये जिस मटेरियल को यूज करेंगे, रेजिडुअल गैस को यूज करेंगे, जाहिर बात है उसके न्यूक्लियाई होंगे और रेजिडुअल गैस के न्यूक्लियाई डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, इसलिए हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन विल बी डिफरेंट. तो उसके ऊपर कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती, कैनाल रेज यानी पॉजिटिव रेज डिपेंड करती हैं रेजिडुअल गैस जो कि डिस्चार्ज ट्यूब पे हम यूज करते हैं. सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर. बाकी ऑप्शन इररेलेवेंट है, बीटा इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 111 है which one of the following which one of the following reaction shown by the carbonyl compound is not base catalyzed reaction. बेस कैटालाइज्ड एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस का पता होना चाहिए, कौन सा एसिड कैटालाइज्ड है कौन सा बेस कैटालाइज्ड है. तो देखते हैं ना, एल्डोल कंडेंसेशन, अच्छा वो तो बेस कैटालाइज्ड है. नोट देखना है कैनिज़ारो बेस कैटालाइज्ड है. अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ हमारे पास जो एडिशन रिएक्शन हो रही है एल्डिहाइड और कीटोन्स के, दे आर एसिड कैटालाइज्ड. पॉलीमराइजेशन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस, ठीक है, अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस होते हैं. सो ये मेरा आंसर है चार्ली. ये बेस कैटालाइज्ड नहीं है और हेलोफॉर्म भी बेस कैटालाइज्ड होते हैं. चार्ली आंसर जो कि एसिड कैटालाइज्ड है. क्वेश्चन नंबर 112 है द नेट हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम whether it is brought about in two or more different ways. This is the definition of Hess's law of constant heat summation. Clear है? So Charlie option is my answer. It's a definition of the Hess's law. इसको चलते हैं लेके आगे. Consider the following structure of the ketone. Question number 113. Structure आया है. You will start numbering from that side from where the carbonyl carbon is closer. क्लियर है? आप उस तरफ से नंबरिंग करेंगे. सो नंबरिंग करते हैं तो 4 पोजीशन पे एमाइनो ग्रुप आता है तो इसका नाम आ जाएगा 2 पेंटेनोन आ जाएगा. तो 4 एमिनो 2 पेंटेनोन आता है. तो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114. माय डियर स्टूडेंट्स, एनएमडी कैट का FLP3 चल रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़े सिंपल ट्रिकी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 114 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट STP. सेम नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ध्यान से आंसर करना है. अल्फा में क्या था 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड 280 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द N2O. दो गैसेज हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है एंड इक्वल वॉल्यूम करने से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एग्जैक्टली दिस इज माय आंसर. उसने कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन है कि सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. 280 सेंटीमीटर क्यूब, उसका भी 280 सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे. क्लियर है? सो डेफिनेशन अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर. बाकी इररेलेवेंट है जी, बिल्कुल इररेलेवेंट है. नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेशन, सिंपल आंसर. क्वेश्चन नंबर 115 है व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड इज एडेड. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेगा, बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है. कहते हैं व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड इज ट्रीटेड विद द प्रोपेनॉन इन द बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोपेन साइनोहाइड्रोजन इज फॉर्म्ड. ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू वी नो कॉल द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. अभी बोला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में एल्डिहाइड और कीटोन शो करते हैं. चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 116 द चेंज इन द हीट एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर फोकस करने की बात नहीं है, प्रेशर. एट कांस्टेंट प्रेशर heat supplied to the system is consumed in increasing, of course, work done by the system and also internal energy. दोनों internal energy plus work done by the system is called enthalpy change. At constant volume the heat supplied will consume increasing the internal energy only. No work done at constant volume, no work done. But at constant pressure there will be internal energy increase as well as the work done by the system. So enthalpy change होती है. At constant volume internal energy change होती है. At constant pressure enthalpy change होती है. I tried that in limited question explain कर दीजिए पूरे डाटा को, जो कि बहुत ज़रूरी था, आपके काम आएगा. तो यहाँ पे जो आंसर है अल्फा एंथैल्पी चेंज, कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम होता तो इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है which one of the following statement is incorrect about the nomenclature of the aliphatic dicarboxylic acid. देखते हैं भाई, कॉमन नेम्स भी हैं, आईपैक नेम भी हैं. फार्मूला है ऑक्सैलिक एसिड का, ठीक है. सिंडायोइक एसिड बिल्कुल ठीक. मेलोनिक एसिड है, प्रोपेनडायोइक एसिड है, सक्सिनिक एसिड है, ब्यूटेनडायोइक एसिड है.
वैलेरिक नहीं है जी, वैलेरिक एसिड तो आपको पता है पेंटानोइक एसिड को बोलते हैं, ये एडीपी के एसिड है, ये गलत है, ये मेरा आंसर है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमने इनकरेक्ट को चूज करना था, ये एडीपी के एसिड है, हेक्सेन डायोइक एसिड, यस डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, which of the following equation explains the kinetic interpretation of the temperature, the popular question which will be asked in NMD CAT। तो हम जानते हैं क्या वैल्यू होती है, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर 3RT/2Na, ये हमने डिराइव किया था, इसको कैलकुलेट किया था 3RT/2Na, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, किनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 119, which of the following property is not shown by ethanoic acid, acetic acid, ethanoic acid monocarboxylic acid है, इट्स अ कलरलेस लिक्विड, ठीक है, इट इज मिसिबल वाटर, ईथर, अल्कोहल, बिल्कुल ठीक कह रहा है, इट फ्रीजेज एट अ नाइस लाइक स्ट्रक्चर एट 17 डिग्री सेल्सियस, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है, गलत को चूज करना है, कहते हैं ये डायबेसिक एसिड है, भाई ये मोनोबेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी क्या है, एक H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं, एक OH को एंगेज करते हैं, इट्स मोनोबेसिक एसिड नॉट डायबेसिक एसिड, तो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, इनकरेक्ट को चूज करना था। क्वेश्चन नंबर 120 है, पेपर आपके सामने है, consider the following reaction in which the catalyst is used, all of the following are the examples of heterogeneous catalysis। what is heterogeneous catalysis, जिसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं और जो कैटालिस्ट होता है उसकी फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट हों, अगर सेम हो तो होमोजेनियस कैटालिसिस है, देख लेते हैं, अल्फा में प्लैटिनम सॉलिड है, बाकी गैसेज हैं, सो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस है। बीटा ऑप्शन इज आल्सो हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, हाइड्रोजनेशन हो रही है, गैसेज हैं, और निकल सॉलिड है, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, बोथ ए एंड बी आर द एग्जांपल ऑफ द हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। लेकिन जो चार्ली ऑप्शन है, इसमें जो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना रहा है, ये कैटालिस्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये लेड चैम्बर प्रोसेस के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन है उसका कैटालिस्ट है, ये होमोजेनियस कैटालिसिस है, सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, जो कि हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, द पॉपुलर इक्वेशन, जिसमें हम एसिटाइल क्लोराइड बनाते हैं, PCl5 से जब रिएक्शन होता है तो PuCl3 बनता है, साथ में HCl बनता है और एसिटाइल क्लोराइड बनता है, तो उसने इक्वेशन दी है, उसको क्या कंप्लीट करो। फ्रॉम दिस यू कैन गेट द आइडिया कि NMD CAT में आपसे वो किस तरह के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, सो बी वेरी मच प्रिपेयर्ड एंड कॉन्फिडेंट एंड विजिलेंट अबाउट आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। सो मैं देखता हूँ उसकी प्रोडक्ट लिख देनी है, सही लिखनी है, सो डेल्टा ऑप्शन इज द बेस्ट प्रोडक्ट, डेल्टा ऑप्शन इज माई आंसर, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, पेपर आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड मॉलिक्यूल हैव डायपोल फोर्सेस, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे, डिबाई फोर्सेस एक पोलर में एक नॉन पोलर में होती हैं, और लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में होते हैं, जिनमें इंस्टेंटेनियस डायपोल बनता है, वो इंड्यूस करता है दूसरे को, तो डायपोल पूछी है। अल्फा की बात करूंगा तो उसमें तो भाई LDF हो गई, लंडन डिस्पर्शन, बीटा इज माय आंसर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन पोलर मॉलिक्यूल है, दूसरे एसीटोन के साथ ये पोलर, दोनों पोलर मॉलिक्यूल मिलकर डायपोल फोर्सेस बनाएंगे, जिनको हम कीसम फोर्सेस भी कहते हैं, सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो हमारे पास, उसने क्वेश्चन किया है कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज प्रिवेंटेड इन, प्रिवेंट किया जाता है इसको, प्रिवेंटेड इन, तो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इसके जरिए बनती है। ये एंजाइमेटिक केमिस्ट्री में जब हम डिटेल में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे होते हैं तो ये बातें उसमें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 124 है, which of the following statement is incorrect about the order of reaction। order of reaction के तमाम पॉइंट्स ध्यान में रखिए, रिवाइज होने जा रहे हैं, इनकरेक्ट ढूंढना है। इट्स वैल्यू कैन बी 0 1 2 3 और इन फ्रैक्शंस 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, फ्रैक्शंस में हो सकता है 0 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इट मे और मे नॉट इक्वल टू मोलेकुलरिटी, जरूरी नहीं होता, चंद केसेस में हो भी सकता है मोलेकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन बराबर हो, लेकिन मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आती है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एट द टाइम ऑफ इफेक्टिव कोलिजन 3 डायमेंशंस में जो वैल्यू आती है वो आती है। फर्क भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, फर्क तो होती है, सही कह रहा है। इन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मोलेकुलरिटी इज 2, बिल्कुल सही। इनफैक्ट जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है वो रिएक्शन 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन एक रिएक्टेंट इतनी एक्सेस में होता है कि उसकी अमाउंट की कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता रेट पे, सो उसको हम इसलिए फर्स्ट ऑर्डर कंसीडर करते हैं, है वो सेकंड ऑर्डर
लेकिन वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, डेफिनेटली कहलाता। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मोलेकुलर, बिल्कुल गलत, हमने इसी को डिस्कस किया। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। ज़रूरी नहीं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी बराबर हो, मोलेकुलरिटी थ्योरेटिकल होती है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। मोलेकुलरिटी मोर देन 3 हो सकती है, ऑर्डर कैन नेवर बी मोर देन 3, थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा कोई ऑर्डर नहीं होता। सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 125 है, द ग्रुप ऑफ द कंपाउंड दैट आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर building of the body of an animal and its maintenance is called proteins. The proteins, the prime importer, the major structure, delta option protein is my answer. Without wasting the time, question number 126, identify the incorrect statement. अच्छा, टेबल दिया गया है, इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलेकुलर होती हैं केमिकल बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एटसेट्रा, और इंटरमोलेकुलर आप जानते हैं डिबाई फोर्सेस होगी, कीसम फोर्सेस होगी, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होगी, जिनकी बात करते हैं। इनकरेक्ट देखनी है। अल्फा विद इन एटम्स, बिल्कुल ठीक है, सही है। अल्फा बीटा की स्टेटमेंट भी है, स्ट्रॉन्गर है, वीकर होती हैं, बिल्कुल ठीक है। चार्ली कहता है दे अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर केमिकल बॉन्ड्स, दे अफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल कह रहा है, गलत कह रहा है, उलट कह रहा है। सो चार्ली ऑप्शन इज माई आंसर, ये रॉन्ग है, बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। ये पॉपुलर नोटेशन है जो शो की गई है बुक में, अंडर रूट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, चार्ली ऑप्शन इज आंसर, रेट ऑफ अ एंजाइमेटिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखते हैं पहली एग्जांपल, द पॉपुलर क्वेश्चन, आप हाइड्रोलिसिस करते हैं फैट्स का, आपको एक्सेस अमाउंट में वाटर चाहिए होता है, उसके बगैर रिएक्शन नहीं होगा, है ये सेकंड ऑर्डर, लेकिन वाटर इतनी लार्ज अमाउंट में यूज होता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट नहीं कर रही होती, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है। इसकी अभी बात की थी अल्फा, और बीटा जो है मेरे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, वैली अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। क्लियर, इट्स अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं पीरियड ऑफ एलिमेंट्स में। द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स इज द सेम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। हाँ, ये जनरल स्टेटमेंट है। पीरियोडिसिटी में कॉन्फिगरेशन जो ऑफ कोर्स वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो सिक्वेंशियल चेंज में आती है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसकी वजह से वेरिएशन इन प्रॉपर्टी सिस्टमैटिक पीरियोडिकली होती हैं, सही कह रहा है। हमने क्या देखना है, इनकरेक्ट। बीटा में कहता है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द नंबर ऑफ द शेल्स इन्वॉल्व। सेकंड पीरियड है तो सेकंड शेल है, थर्ड पीरियड तो थर्ड शेल है। गॉट इट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चार्ली में कहता है एन एलिमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड हम 1A 2A 3A की बात कर रहे हैं। बिगिनिंग ऑफ पीरियड में दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे ऑक्सीडाइज देमसेल्फ, दे हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट दे आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। उनकी ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग पावर हाई होती है। ये स्टेटमेंट गलत है, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स और बिगनिंग में मेटल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज नॉट शोन बाय मोलेकुलर सॉलिड्स। देखते हैं, दे आर मोस्टली नॉन वोलेटाइल। ये तो प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत है, अल्फा इज माय आंसर। मोलेकुलर सॉलिड्स में क्या होती हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, इंटरमोलेकुलर सोर्सेज ऑफ वीकर फोर्सेस, सो दैट्स व्हाई दे आर वोलेटाइल। जैसे आप आयोडीन को कहते हैं ना सब्लिमेंट है, तो वोलेटाइल मोलेकुलर सॉलिड्स में वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होती हैं, वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, दे आर वोलेटाइल, दे आर नॉट नॉन वोलेटाइल। तो अल्फा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बाकी स्टेटमेंट्स, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दे हैव द कंडक्टर ऑफ, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे हैव लो डेंसिटीज, बिल्कुल ठीक है। अल्फा इनकरेक्ट है, अल्फा इज माय आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द मोस्ट रिएक्टिव। टॉप टू बॉटम मेटल्स की रिएक्टिविटी बढ़ती है एक ग्रुप में व्हेन वी मूव डाउन, तो जो सबसे नीचे मेटल होगी वो मोस्ट रिएक्टिव होगी, वो मोस्ट बेसिक होगी, वो बेस्ट मेटल होगी, उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। सारी बातें पूछ सकते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम इज माय आंसर। चार्ली, यू नो स्ट्रॉन्शियम इनमें नीचे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, कंसीडर द कोरिलेशन बिटवीन KSP एंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, मैंने इसको सॉल्व किया आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 132 का आंसर है डेल्टा। मैं प्रूव कर रहा हूं कि कैसे सारी स्टेटमेंट्स ठीक हैं। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड,
PbCl2, जो आयंस बने Pb+2 एक आयन और 2 क्लोराइड के आयन। अगर मैंने इनकी KsP वैल्यूज लिखनी है तो सॉल्बिलिटी को मैं यूं नरेट करूंगा SN2S का स्क्वायर, ये इसके साथ भी 2 आएगा, इसका स्क्वायर भी आएगा डेफिनेटली। फिर ये मेरे पास 2 आयन इसके हो जाएंगे, 2S स्क्वायर हो जाएगा और ये भी सिंपल एस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। KsP की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये 1S है और 3S का क्यूब लेंगे तो 27F डेफिनेटली आ जाएगा, S4 आ जाएगा और ये S स्क्वायर आ जाएगा। इस रिलेशन को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन बच्चों के जहन में आ जाता है जो नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं नहीं जी बस स्क्वायर लगा दिया कॉन्सेंट्रेशन का, भाई जो वैल्यू यहाँ पे वो आपने यहाँ पे भी लिखनी है नॉर्मल सॉल्बिलिटीज़ के साथ भी, ठीक है, और उसका स्क्वायर या क्यूब बिल्कुल उसी पैटर्न में लेना है क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहा है। सो ये सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसको मैंने देखा है, सॉर्ट आउट किया, आपके सामने मौजूद है। सो आंसर अबाउट द क्वेश्चन नंबर 132 वाज डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। Which of the following peculiar property is not shown by beryllium? It is as hard as iron. Yes, it can scratch the glass. It is amphoteric. बिल्कुल ठीक है, हमने देखनी है जो नहीं। It shows the diagonal relationship with silicon. My dear students, diagonal relationship beryllium का अपने से नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ होगा। तो आप उसकी beryllium की बात करें तो सिलिकॉन तो सेकंड मेंबर है ग्रुप 4A का, हमारे पास ग्रुप 3A का जो सेकंड मेंबर है ना एल्युमिनियम, उसके साथ इसका रिलेशन होता है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बारहा हम टेस्ट में डिस्कस भी कर चुके हैं। चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज, दे आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, ठीक है। दे डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल, न्यूट्रल, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है। क्रिस्टल लैटिस होती है इनकी इंडिपेंडेंटली, एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना। They are highly brittle. Yes, true. They show isomorphism, polymorphism. Yes, this is the property of a crystalline solid. ये सारी show करते हैं statement क्या है। The all statements are correct. Delta option is my answer. They all are correct statements. Clear? So next question पे चलते हैं, question number 135 पे। Which of the following transition metal ion has maximum number of unpaired electrons? देखते हैं, मैं one by one बोलता हूँ। S में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहले S एम्प्टी होगा, उसके बाद D के से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये मैं बारहा अपने लेक्चर्स में भी और NMD कैट के टेस्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ। क्लियर है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो अगर मैं देखता हूँ जिंक+2, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, तो 4s2 जिंक+2 में S एम्प्टी हो गया, D कंप्लीटली फिल्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। बीटा में निकल+2 है, निकल 28 होता है और डेफिनेटली डी में तो उतने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, +2 का मतलब है S एम्प्टी हो गया, तो 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, 2 अनपेयर्ड। चार्ली 27 में 3 होंगे डेफिनेटली, टाइटेनियम में भी 2 होंगे, +2 ना 4s निकलेगा तो D2 होगा उसमें। सो मैक्सिमम नंबर इज चार्ली, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 3, दैट इज इन कोबाल्ट 27 +2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 है। All of the following terms are correctly matched except, ध्यान से, the term है pH, potential of hydrogen ion या power of hydrogen ion, ठीक कह रहे हैं। Smaller is the pH value, stronger is the acid, true, बिल्कुल ठीक है। बीटा में कहता है Kw dissociation constant of water, यूनिट इसके मोल्स के DM -6 होता है, -3 लिखा है। दिस इज माय आंसर, दिस इज मिसमैच। मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन की, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोक्सालाइन की, इन दोनों की मैंने से जो वैल्यू आती है दैट इज द, और ये बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारी ऑप्शंस ग्रेटर इज द के वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ठीक कह रहे हैं, और वाइस वर्सा पी के में बीटा ऑप्शन इनकरेक्ट है। हाईली इंफॉर्मेटिव टेबल और बाकी तमाम इंफॉर्मेशन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 137 पे, what are the oxidation number of the chromium in compound chromium sulfate and potassium dioxide? पॉपुलर क्वेश्चन में बेटर नो, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं उसी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जिसको मैंने प्रैक्टिस भी किया, जिसको बार हम कर चुके हैं, आपके पास जो आंसर आएगा क्रोमियम सल्फेट में जो क्रोमियम है वो +3 आएगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट में +6 होता है। इट्स अ पॉपुलर थिंग, यू कैन कैलकुलेट। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 है, which of the following characteristic is not shown by chemical equilibrium? Not shown by K, it's dynamic in nature, बिल्कुल ठीक है, इंटरकन्वर्जन चलती रहती है।
इट कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम द ईदर साइड, यस, किसी भी साइड से स्टार्ट कर लें, ली चैटलियर प्रिंसिपल के मुताबिक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड ओनली इन ओपन सिस्टम में तो बिल्कुल नहीं होता, इट नीड्स अ क्लोज्ड कंटेनर। सो ये बड़ा सादा सा सवाल, चार्ली ऑप्शन माय आंसर विच इज इनकरेक्ट। डायनामिक इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश, उसके लिए आइसोलेटेड सिस्टम चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर, नॉट ओपन। 139 क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन जिंक, एटॉमिक मास से माइनस कर दें एटॉमिक नंबर को, ए माइनस जी, मास नंबर या न्यूक्लियन नंबर भी उससे बोलते हैं, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर उससे कहते हैं, ए माइनस जी कर दें, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें तो बाकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेंगे। तो 66 माइनस 30 इज आंसर 36। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, सिंपल। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम इन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई इक्वेशन दी गई है आपको, तो जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होते हैं प्रेशर इंक्रीज करने से वहाँ पे कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और ऑपोजिट साइड पे रिएक्शन मूव कर जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं, बात करते हैं। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, PCl5 रिएक्टेंट का 1 मोल, प्रोडक्ट के 2 मोल, बैकवर्ड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हैं तो रिएक्शन उसके ऑपोजिट शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। बीटा ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक कह रहा है, फॉरवर्ड में हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों बराबर हैं, प्रेशर विल नॉट अफेक्ट, रिमेन कांस्टेंट। और ये डेल्टा में रहेगा, प्रेशर विल नॉट अफेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर हैं, शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन कह रहा है, गलत कह रहा है। डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द टुडेज टेस्ट, दैट वाज NMD CAT फुल लेंथ पेपर 3। बेहतरीन तैयारी कीजिए और एफर्ट को कंटिन्यू कीजिए, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।